लिबरलिज्म, उदारवाद। वाद का अर्थ होता है कोई सिद्धांत। सामान्य अर्थों में इसका अर्थ नहीं निकाला जाता। जैसे उदारता का उदारवाद से कोई संबंध नहीं है। उदारता बेनेवलेंस होती है, दान करना, लोगों की सहायता करना। उदारवाद से इसका कोई संबंध नहीं है। उदारवाद लिबरलिज्म है। बेसिकली ये लिबर्टी से रिलेटेड है। इक्वालिटी, लिबर्टी जैसे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है और व्यक्ति में विश्वास करता है। जैसे साम्यवाद, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राज्य के टोटलिटेरियनिज्म में विश्वास करता है, यानी सर्वाधिकारवाद में। तानाशाही भी सर्वाधिकारवादी है, यानी व्यक्ति राज्य के लिए हैं सभी। दुर्खीम, एमिल दुर्खीम, कई लोग उसे डर्कहाइम पढ़ते हैं, समाजशास्त्रीय चिंतक हैं। वो मानते हैं कि व्यक्ति कुछ नहीं, समाज सब कुछ है। व्यक्तियों का समूह है समाज, और समाज ही सब कुछ करता है। जबकि व्यक्तिवादी लोग मानते हैं व्यक्ति ही सब कुछ है। तो उदारवाद का प्रारंभ व्यक्तिवाद के साथ साथ होता है, इंडिविजुअलिज्म के साथ में। इंडिविजुअल जो होता है वो एक इकाई है, इट इज़ ए यूनिट। अब समाज इन यूनिट्स से मिलकर बनता है, और जैसा कि समाजशास्त्र की सर्वमान्य परिभाषाएं हैं, उनके अनुसार ये है कि व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं और मिलकर एक संजाल बनाते हैं, तो एक नेटवर्क बनता है पूरा। ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद है, यानी कि व्यक्तियों की एक संरचना बनती है और संरचना एक प्रकार्य करती है समाज पर, या समाज के द्वारा उस पर प्रकार्य होता है। प्रकार्य माने फंक्शन। जैसे कि फिजिक्स में कार्य होता है, वर्क इज डन ओवर द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, उसी प्रकार। तो लिबरलिज्म जो है व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इन दोनों में ये चीज़ें अच्छे से प्रकट हुई। ईयर आप देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 है, अमेरिकन का आप ढूंढिए, आसपास का ही है। तो इनमें ये बातें बहुत ही प्रमुख तरीके से, प्रोमिनेंट तरीके से सामने आईं। अमेरिका आज भी व्यक्तिवादी, पूंजीवादी, उदारवादी कंट्री है। व्यक्तिवाद, व्यक्ति को बहुत आज़ादी दी जाती है। इसमें व्यक्ति की इतनी आज़ादी होती है कि अमेरिका के बारे में आप लोग किस्से सुनते रहते होंगे कि बच्चों से कुछ नहीं कह सकते वरना वो मुकदमा कर देते हैं, वगैरह वगैरह। फिल्मों में भी ऐसा दिखाया गया है कि जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बहुत सतर्कता से रखते हैं, नहीं तो बच्चों की तरफ से मुकदमा कायम हो जाता है, या संस्थाएं आकर उनके ऊपर मुकदमा कायम कर देती हैं कि बच्चों को ठीक से पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। बच्चा भी एक व्यक्ति है। तो ये व्यक्तिवाद असल में उदारवाद में परिणत हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उदारवाद का मतलब सीधा सीधा अगर हम समझें तो तुम सब लोगों को समझाने के लिए एक बहुत अच्छी सी बात बता देता हूँ कि संविधान में जो आर्टिकल 14, 15, 16 हैं, बस समझ लो, इनको पढ़ लो, उदारवाद समझ में आ जाएगा। यानी कि राइट टू इक्वालिटी पहली चीज़, और इसके अलावा फिर आता है 14 और 15 के भेदभाव न करना। व्यक्ति कोई भेदभाव नहीं करेगा और राज्य भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, RRCCS। तो इन आधार RRCCS, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, तो इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और व्यक्ति भी इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कुछ एक्सेप्शंस उसमें होते हैं जो युक्त निर्बंधन कहलाते हैं। तो उदारवाद में भी युक्त निर्बंधन हैं, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। रीजनेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? उस देश का न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय, या प्रदेश है भारत में जैसे तो उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इसके लिए बने हुए हैं, 32 एंड 226, जिनमें हम सीधे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं, समादेश के लिए याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ये उदारवादी अवधारणा है। अब ये प्रश्न जब कभी पूछा गया
आईएएस पीसीएस में, तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि समाजवादी अवधारणा तो किताबों में लिखी है, गांधीवादी अवधारणा लिखी है, सर्वोदय वाली गांधी जी की अवधारणा वो लिखी है, उदारवादी तो कहीं नहीं लिखी, किताबों में है ही नहीं। दो बातें किताबों में नहीं है, कम्युनिस्टिक अवधारणा कौन सी है और उदारवादी, वो मैं बता रहा हूँ। तो उदारवादी अवधारणा का मतलब है फंडामेंटल राइट्स। नेहरू रिपोर्ट जो थी, जो पंडित मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए तो उनको थोड़े बहुत संशोधन के साथ संविधान में ले लिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 250 आर्टिकल करीब करीब लिए गए। BN राव का बनाया हुआ संविधान लगभग पूरा का पूरा ही लिया गया, और बाकी डॉक्टर अंबेडकर ने विश्व के तमाम देशों से बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे प्रेरित होकर अपने संविधान का जो निर्माण किया है वो अपने आप में एक अद्भुत मोनोलिथ है, एक आश्म मंदिर की तरह से है ये बिल्कुल। तो इस संविधान में जो तत्व हैं उनमें बहुत से वाद हैं। साम्यवाद कहाँ है? समाजवादी तत्व जो होते हैं उनका मूल साम्यवाद में ही है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है जिसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमें दिखाई देते हैं। अगर आप नेट से सर्च करके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसमें कार्ल मार्क्स ने घोषणा की थी, वो तत्व हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई देते हैं बहुत सारे। तो हमारे संविधान के ये दो तत्व ऐसे हैं कि अगर परीक्षा में पूछ दिए जाएं तो आप फिर जवाब नहीं दे पाते कि साम्यवादी तत्व कौन से हैं और उदारवादी तत्व कौन से हैं। तो उदारवादी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ये तो रट्टाफिकेशन कर लेते हैं कि आयरलैंड से ये लिया, जापान से ये लिया, इंग्लैंड से ये लिया, अमेरिका से ये लिया, और झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये सब नहीं आते अब एग्ज़ाम में। किस देश से क्या लिया गया ये सब अब नहीं आता, सड़ गया, रट गया, बहुत पुराना हो गया। अब आता है कुछ नया, और वो नया बताने के लिए मैं हूँ। फाउंडेशन बैच में तो भर दिया है मैंने पूरा, गोल्ड बैच में तो पूरा विस्तार से, पूरा बाइलिंगुअल डिक्टेशन है पूरा। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तसल्ली से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में बनाओ, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में। बाइलिंगुअल क्लास है पूरा। मैंने एक क्लास अपलोड भी किया था थोड़े से 5-7 मिनट का, दोनों भाषाएँ बोली जाती हैं बहुत कंफर्टेबली, ऐसा बैच है। और बाकी थॉट डेवलप करना हो तो एक्सेल एक्स बैच है, बहुत ही सस्ते बैच हैं। एक्सेल गोल्ड बैच तो नेचुरली महंगा है, प्लेटिनम बैच गोल्ड में पब्लिक ऐड मिला देते हैं तो गोल्ड बैच पब्लिक प्लेटिनम बैच कहलाता है। और फाउंडेशन बैच ये बीच का है, 35,000 का इस समय है। और बाकी आगे तो जब भी एडमिशन जिसको लेना हो तो उस वक्त व्हाट्सएप करेगा, जो भी फीस उस समय होगी। याद रखिए एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में P1 P2 के लोग नहीं माने जाते हैं क्योंकि बहुत अल्प शुल्क है इनका। इस आधार पर 5,000, 7,000, 2,000, 5,000 डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है ना, या 10,000 डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। तो ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को डिस्काउंट जब होता है तब मिलता है। और एग्जिस्टिंग का मतलब P1 P2 छोड़ के प्लेटिनम, गोल्ड, फाउंडेशन, एक्सेल एक्स बैच, TX बैच, और इवन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच और आनंद लाइफ बैच, ये सारे बैचेस, इन सब के स्टूडेंट्स को एग्जिस्टिंग पेड बैच स्टूडेंट माना जाता है। P1 P2 बेटा सब्सक्रिप्शन ग्रुप हैं, है ना। हालांकि इनमें मेरे एक्सपेंसेस, मेरे खर्चे उतने ही हैं जितना कोई बैच बनाने में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मुझे, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस ख़रीदनी पड़ी है ऐप में, क्योंकि ये लाइफ टाइम है तो बहुत ज़्यादा स्पेस ख़रीदनी पड़ी है कि स्पेस कम ना पड़ जाए। और बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। लेकिन इसके देखते हुए इसका शुल्क कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, वो तो वसूल हो गया। लेकिन यह है कि आप लोग मुझसे जुड़े रहें, बस मेरा यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो बच्चे जुड़े रहना चाहते हैं वो जुड़े रहें, और फालतू के लोगों के लिए क्यों पैसे व्यय किए जाएं, बेमतलब के लोगों के लिए। तो ये एक तरीका था कि कुछ अपने लोगों को अपने पास रखा जाए। एनीवे, उदारवाद उदारता नहीं है, उदारवाद स्वतंत्रता है। लिबर्टीज ऑफ ऑल काइंड्स, इक्वालिटीज ऑफ ऑल काइंड्स। अब बहुत मजे की बात बताऊं कि इक्वालिटी के बिना लिबर्टी नहीं है और लिबर्टी के बिना इक्वालिटी नहीं। अगर इक्वालिटी है और लिबर्टी नहीं है, पड़ोसी जो है दबंग आदमी है,
बंदूक रख के सवेरे कुर्ता पाजामा पहन के लंबी से जो है मूछें फटकार के बैठ जाता है, ऊपर को मूछें करके, वो कहता है निकल बाहर बताता हूँ। मान लो आपसे भूनता है, जलता है, या आपको नीचा दिखाना चाहता है, और सीधे सीधे उसने जो है आपको फ़ोन कर दिया है कि बाहर निकल के दिखा, तुझे देखता हूँ, निकल के देख, बंदूक लिए बैठा हूँ। आपको लिबर्टी तो है, इक्वलिटी तो है सच में? नहीं है। संविधान ने आपको इक्वलिटी का राइट दिया हुआ है, पड़ोसी और आप बिल्कुल बराबर हैं, कोई वो नहीं, लेकिन आपको वो लिबर्टी नहीं दे रहा निकलने की। ठीक है, निकलने की लिबर्टी नहीं दे रहा। तो अगर लिबर्टी नहीं है तो इक्वलिटी नहीं निभाई जा सकती। अगर आपको लिबर्टी नहीं है कि आप सभी पदों पर अप्लाई कर सके, आरक्षण इसका अपवाद होता है, आप सभी पदों पर अप्लाई कर सकें, इस बात की लिबर्टी नहीं है, तो काहे की इक्वलिटी? ऐसे ही इसका उल्टा भी सत्य है। लिबर्टी तो है लेकिन इक्वलिटी नहीं है। लिबर्टी है जाओ, जहां मर्जी आए जाओ, लेकिन इक्वलिटी नहीं है। कहीं भी आप जाते हैं तो आपको धुतकार दिया जाता है, पूछा जाता है नाम क्या है, अच्छा ये जात के हो, नहीं जाओ, भाग जाओ। इक्वलिटी नहीं है। लिबर्टी है, खूब आओ जाओ। अगर मान लो सपोज कर लो कि कहीं पे सरकार बैठी हो एक जगह पे, मान लो पार्क में सरकार बैठी है, तुम गए, तुमने कहा कि सरकार इक्वलिटी है ना हमें, वो लिबर्टी है ना हमें? हाँ हाँ बिल्कुल, कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी मस्ती करो, जाओ। और तुम दुकान पे जाते हो, दुकानदार तुम्हारी जात पूछ के तुम्हें भगा देता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। लिबर्टी नहीं है। कोई तुम्हें सड़क पर नहीं चलने दे रहा, कोई कुछ नहीं। तो इक्वलिटी है और लिबर्टी नहीं है तो भी बेकार है, और लिबर्टी है और इक्वलिटी नहीं है तो भी बेकार है। तुम थोड़े से और एग्जाम्पल खोज सकते हो। तो उदारवाद इन दोनों को मिला के बनता है। इसीलिए उदारवाद अकेली लिबर्टी नहीं है, अकेली इक्वलिटी नहीं है, लिबर्टी और इक्वलिटी मिल के बनता है। अब राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन है। आपके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे, मैं जानता हूं, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको लग रहा है सरकार की ये नीति गलत है, लेकिन आपने जैसे ही ट्विटर पर लिखा या फेसबुक पर लिखा या आपने कोई इंस्टाग्राम पे लिखा, और तुरंत ही आईटी सेल वालों ने गाली गलौज करना शुरू किया, आपको घेर लिया, और पता लगा पुलिस ने उठा के थाने में बंद कर दिया। ऐसी घटनाएं बहुत हुई। जबकि आपने कोई अपमानजनक बात नहीं लिखी थी, सिर्फ सरकार की किसी नीति की, जैसे नोटबंदी की है या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की आलोचना की है। ऑफकोर्स ये गलत है, डेफिनेटली ये गलत है। इसीलिए भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बहुत नीचे स्तर पर विश्व में माना जाता है। बीबीसी के सर्वे में भी प्रेस की स्वतंत्रता को बहुत ही, इंदिरा गांधी के ज़माने में कुलदीप नैयर तो बहुत दिनों जेल में रहे थे, और जो बाद में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर भी रहे, क्या उनका वो था, अमृत नाहटा ने किस्सा कुर्सी का एक फिल्म बनाई थी, तो उनकी फिल्म जला दी गई बाकायदा और उनको जेल भेज दिया गया। इमरजेंसी में क्या क्या अत्याचार हुए ये तो मैं जानता हूँ। भाजपा का जन्म ही इसीलिए हुआ है क्योंकि इमरजेंसी में हमारे तमाम प्रोफेसर जो आरएसएस के लोग थे, उनको सबको जेल में भर दिया गया और बड़े अत्याचार किए गए उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई थी इंदिरा सरकार की आलोचना करने की। क्योंकि लोहियावादी आंदोलन चरम सीमा पे था उस समय, और उनको दबाने कुचलने के लिए तमाम लोग कहते थे कि फ़खरुद्दीन अली अहमद इमरजेंसी लगाई और मजबूरी में लगाई और पता नहीं उनको मार दिया गया। लोग कहते थे उस समय कि उनको मारने के पीछे भी कुछ ऐसे ही कहानी बताते थे। शासन क्रूर होता है। शासन को शासन करने के लिए बहुत कुछ आवाज़ें दबानी पड़ती हैं, तो ये लिबरलिज्म के खिलाफ है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। लिबरलिस्ट इंडिविजुअलिस्ट कंट्री है, वहाँ पर ऐसे दबाया नहीं जाता। अब लिबरलिज्म का एक संबंध और है एक चीज़ से, वो किससे तुम समझ गए होगे। अगर अभी तक मस्तिष्क में नहीं आया है तो आ जाना चाहिए था, मानवाधिकार से, ह्यूमन राइट्स से। लिबरलिज्म जो है ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता है, सोशलिज्म जो है वो दबाता है। इंदिरा गांधी का राज जो था सोशलिस्ट राज था, समाजवादी राज्य था। संविधान की प्रीम्बिल में समाजवादी शब्द उन्होंने रखवाया था 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। समाजवादी जो राज्य होता है वो इंडिविजुअल पर बिल्कुल भी उसको स्वतंत्रता नहीं देता है, सख्ती बरतता है। तानाशाही एक तरह की है। समाजवाद के
खोल में, भेड़ की खाल में भेड़िया है वो पूरा। लेकिन जब पूंजीवादी राज्य में भी ऐसा हो तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। आजकल के प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आईटी सेल और फिर पुलिस दोनों ही मिलकर जो है वो सरकार के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। नो डाउट आईएएस एस्पिरेंट को हम कहते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोलना, लेकिन सारे लोग आईएएस एस्पिरेंट तो नहीं है। नोटबंदी से लोग व्यथित भी हैं, मैं ही व्यथित रहा हूं बहुत ज़्यादा। बड़ी व्यथा सही है मैंने उस नोटबंदी के टाइम में। जमा करने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थे ही नहीं, लेकिन निकालने की प्रॉब्लम थी। इतनी लंबी लंबी लाइनों में जाके 4,000 रुपये के लिए लगा। पूरी लाइन में मेरी डॉटर इन लॉ 2 बार मुझे चाय दे के गई, और भी बुजुर्ग लोग थे उनको चाय पिला के गई। और लेकिन तमाम सारे लोग जो है कुचलते हुए, रौंदते हुए, हम लोगों के हाथ पैरों पे चढ़ते हुए, किसी तरह से इतनी भीड़ उस बैंक को देख के आज भी मेरा मन थर्रा जाता है। मैंने अकाउंट ही ख़त्म कर दिया उस बैंक से। वहाँ जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती, मैं कांप जाता हूँ अंदर से उस नोटबंदी के दृश्य याद करके। और जो लोग हमारे सेवक थे, तमाम सारे लोग जो विनम्र भाव में सेवा करने वाले लोग थे, उनके दिमाग ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने शायद होली, दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर सब पे इतना दिया होगा, उसने भी 4 के बदले 3,000 दिए मुझे। उसने कहा कि अब साहब इतना तो चल ही रहा है, 1,500 लेते हैं लोग बाग, हम तो आपसे 1,000 ले रहे हैं। मतलब उसने 4,000 के 1,000 काट के लिए मेरे चेक से पैसा निकालने के, क्योंकि मैं लाइन में नहीं लग सकता था। बहुत ही भीषण दृश्य था ये। जीवन में मुझे इमरजेंसी का तो मुझे कोई बुरा अनुभव नहीं है, बल्कि अच्छा ही अनुभव है, क्योंकि मुझे सीएसआईआर का स्कॉलरशिप नहीं मिला था। कुछ किसी त्रुटि की वजह से मेरे सारे कम नंबर वालों को मिल गया था। इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा था, तुरंत 14 दिन के अंदर अंदर मुझे वो जो है स्कॉलरशिप मिल गया था। सीएसआईआर के डायरेक्टर को झाड़ भी बताई थी उन्होंने कि ऐसी शिकायतें आनी नहीं चाहिए। सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर का पत्र मेरे पास है। तो इमरजेंसी चाहे जितनी ख़राब रही हो, लेकिन अनुशासन पर्व कहा था विनोबा भावे ने, तो अनुशासन पर्व था वो। लेकिन नोटबंदी से मैं व्यथित हुआ। अब ये बात मैं सार्वजनिक मंच पे, ये तो प्राइवेट वीडियो है, सार्वजनिक मंच से ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि कहने के बाद आईटी सेल तो टूट पड़ना ही तय है बिल्कुल ही, क्योंकि उनके बर्दाश्त के बाहर है कि आप जो है विरोध कर रहे हैं। जबकि ये सत्य है, तमाम लोगों को कठिनाई हुई है इसमें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये एक क्षोभ है, ये उदारवाद जो है, ऐसा उदारवाद, ये उदारवाद नहीं है। भारत में उदारवाद बिल्कुल नहीं है। ये लिख सकते हैं आप एग्जाम में कि भारत में उदारवाद कम से कम नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान में जब तक ये समाजवाद शब्द रहेगा, तब तक शासन का, प्रशासन का, सरकार का अत्याचार नागरिकों पर रहेगा। अब क्या अमेरिका में नहीं होता? ट्रंप ने ये मूर्खता की थी, मैं अब मूर्खता ही कहूँगा इसे, ये मूर्खता की थी। गोरे काले वाला भेदभाव पैदा करके वो ही हिंदुस्तान से प्रेरणा ले रहे थे। यहाँ पर नेता लोग दंगे कराते हैं, हिंदू मुस्लिम वोट ले जाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। उन्होंने सोचा गोरे काले कराएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि हिंदुस्तान के नेता बहुत चतुर हैं। ये लोग जो है दंगों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे अपराध करके नेता जो है फिर भी जीत जाता है। वो अमेरिका है। तो ट्रंप को नतीजा मिल गया, फूफा जी गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा उदारवाद।